Welcome to Ignoovala. This assignment is developed by Ignoovala in association with Neeraj Publications, publishing the largest range chapter-wise reference books including many salt sample question papers for various IGNOU courses. So let us begin with the assignment. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और उसका कोर्स कोड है MPS 2। सत्रीय कार्य में हमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों में देने हैं और प्रत्येक भाग से हमें कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में निर्भरता सिद्धांत के मुख्य तर्कों को छांटिए। तो निर्भरता मतलब कि डिपेंडेंसी का सिद्धांत जो होता है उसकी उत्पत्ति किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचनाओं पर उपनिवेशवाद के प्रभाव के अध्ययन से होती है। निर्भरता सिद्धांत निम्न स्तर के विकसित देशों के आंतरिक परिवर्तन का विश्लेषण करता है। मतलब जो लोअर लेवल के विकसित देश होते हैं, डेवलप नेशंस होते हैं, उनके बीच में जो इंटरनल चेंजेस होते हैं उसके बारे में वो विश्लेषण करता है। मतलब कि उसको चेक करता है और उसमें विश्लेषण मतलब उसको मॉडिफाई और गलतियां निकालना, ये सब करने का काम होता है। इसके विकास में लैटिन अमेरिका के विद्वानों द्वारा तथा अफ्रीका के समाज वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मतलब लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के वैज्ञानिकों का इम्पोर्टेंट रोल रहा इस चीज में। निर्भरता सिद्धांतवादी तीसरी दुनिया के देशों के निम्न स्तरीय विकास की स्थिति की व्याख्या उस सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया के संबंध में करते हैं जो उन देशों को विकसित देशों के साथ जोड़ती है। ये निर्भरता सिद्धांतवादी जो तीसरी दुनिया के जो देश होते हैं उनको उन देशों के साथ जोड़ती है जो निम्न स्तरीय है, उसकी व्याख्या करके। इस सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु यह है कि तीसरी दुनिया के राज्यों की सामाजिक प्रक्रियाओं की प्रकृति का निर्धारण निम्न स्तरीय विकास की प्रक्रिया जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी विस्तार का एक से तात्पर्य ऐसी स्थिति में है जिनमें कुछ देशों की अर्थव्यवस्था उन देशों की अर्थव्यवस्था के विकास तथा विस्तार द्वारा संचालित एवं संकुचित होती है। निर्भरता से मतलब है कि जो कुछ देशों की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, तो वो उन देशों की इकोनॉमी के पे डिपेंड करती है जो ये बिल्कुल पूंजीवाद के उसमें इम्पोर्टेंटता को विकसित देश की विकास विशेषता माना जाता है। आत्मनिर्भरता मतलब कि सेल्फ डिपेंडेंसी को डेवलप नेशन की एक कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है तथा यह वह स्थिति होती है जो निर्भर देशों के विकास करने की क्षमता को सीमित करती है। लेकिन निर्भरता सिद्धांत का निर्भरता तथा निम्न स्तरीय विकास की प्रकृति का स्पष्ट विश्लेषण करते समय एकमत नहीं है। वे निर्भरता सिद्धांत का विश्लेषण उसकी समाप्ति के लिए साधनों और इसके विकल्पों के संबंध में अलग अलग विचार रखते हैं। निर्भरता सिद्धांतकारों का कोई एक संगठित मंच नहीं है। मतलब जो ये सिद्धांत जिन्होंने दिया है उनका कोई एक एसोसिएशन नहीं है। उनमें कुछ समाजवादी राष्ट्रवादी हैं जबकि कुछ उग्र सुधारवादी हैं। निर्भरता सिद्धांत के लेखकों ने अल्प विकसित देशों में पूंजीवादी व्यवस्था की आवश्यकता पर चोट की है, निर्भरता के स्तर पर नहीं। अतः यदि निर्भरता पूंजीवादी व्यवस्था के विकास का परिणाम होती तो यह प्रकृति लगभग समान होती। एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में अल्प विकास की प्रकृति एवं क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न है। उदारवाद की मुख्य अवधारणाएं क्या है? यह यथार्थवाद से किस प्रकार अलग है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में उदारवादी उपागम का एक उदय उदारवादी विचारधारा की उपज के रूप में माना गया है। ग्रोशियस और जॉन लॉक के उदारवाद के क्रमबद्ध दर्शन की शुरुआत की। उदारवाद सिद्धांत की जो शुरुआत है वो ग्रोशियस और जॉन लॉक ने की थी। जॉन लॉक को हम कहते हैं उदारवाद की आत्मा। राजनीतिक दृष्टिकोण से उदारवाद एक विशाल आंदोलन था, मतलब बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन था जिसका प्रभाव वेस्टर्न यूरोप के देशों में तथा अमेरिका पर पड़ा तथा इसके सबसे व्यवस्थित विकास ब्रिटेन में हुआ। सबसे ज्यादा फर्क हमें ब्रिटेन में इसका देखने को मिला।
उदारवादी उपागम की निहित पूर्व मान्यताओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उदारवादी उपागम में व्यक्ति समस्त क्रियाकलाप का केंद्रीय राजनीति के उदारवाद उपागम में व्यक्ति समस्त क्रियाकलाप का केंद्रीय तत्व है। वे संपूर्ण प्रगति को व्यक्ति के हितों के संदर्भ में ही देखते हैं। मतलब वो जो सेंटर है किसी भी चीज का, उसको जो भी मतलब काम हो रहा है उसका सेंटर एक इंसान है। मानवीय बुद्धि और विवेक में आस्था उदारवादी उपागम का सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत है। उदारवादी उपागम का मानना है कि राज्यों के हित में क्रमिक परिवर्तन होते रहते हैं, तो काल चक्र के अनुसार शक्ति संबंध भी बदलते हैं। क्रमिक मतलब प्रोसेस है, स्टेप वाइज होता है, परिस्थितियों के अनुसार विकसित होते हैं। उदारवादी राज्य का उद्देश्य न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना है। उदारवादियों का कहना है कि व्यक्ति एवं राष्ट्र के हित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तत्वों तथा आंतरिक कारकों से प्रभावित होते हैं। मतलब जो एक इंडिविजुअल है और उसका और नेशन है के हित में जो भी उसके फेवर में चीजें होती हैं, वो इंटरनेशनल और इंटरनल चीजों से बहुत फर्क पड़ता है उन पे। उदारवादी उपागम का यह मानना है कि खुली बातचीत, पारस्परिक निर्भरता तथा ऐच्छिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार है। उदारवाद में व्यक्ति संपूर्ण क्रियाकलाप का केंद्र है। मानवीय बुद्धि एवं विवेक में आस्था, मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास का वे समर्थन करते हैं। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टिकोण से यह भिन्न हो जाता है, क्योंकि यथार्थवाद शक्ति, शस्त्र और युद्ध को आवश्यक मानता है। वह मानता है राष्ट्र की शक्ति का विकास ही उसके हितों को पूर्ण करने का माध्यम है। इसके विपरीत उदारवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व शांति में पूर्ण विश्वास रखता है। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि एक यथार्थवाद शक्ति को मानता है इम्पोर्टेंट, और उदारवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद। चार हमारे पास, अब वैश्विक क्रम में वैश्विक क्रम को किस प्रकार परिभाषित करेंगे? वर्तमान वैश्विक क्रम क्या है? व्यवस्था शब्द का प्रयोग और परिभाषा विभिन्न लेखकों ने अलग अलग ढंग से दी है। लुडविग फॉन वर्टाल्फी ने इस शब्द का प्रयोग अंतः क्रिया में स्थित तत्वों के समुच्चय के रूप में दिया है। तो अंतः क्रिया मतलब अपने आप में कार्य करने की क्षमता। हॉल और फैगन ने व्यवस्था की परिभाषा वस्तुओं के समुच्चय और वस्तुओं और उनके रवैयों के बीच संबंध के रूप में की है। हम यह कह सकते हैं कि राजनीति के अध्ययन को एक सुव्यवस्थित अनुशासन बनाने के सिलसिले में सबसे अधिक मौलिक धारणा जो प्रकाश में आई है वह यह है कि राजनीतिक जीवन की व्याख्या एवं विश्लेषण को एक व्यवस्था के रूप में किया जाए। मतलब अगर हमें राजनीति पढ़ना है तो उसको और उसमें सुव्यवस्थित मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन बना के रखना है, तो हमें राजनीतिक जीवन की व्याख्या और उसका विश्लेषण, उन दोनों को एक व्यवस्था के रूप में देखना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन व्यवस्था विश्लेषण के संदर्भ में करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। कैपलन का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण कई सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। प्रथम मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट एवं अवर्तनीय समुच्चय का अस्तित्व है। पहला मान्यता यह है कि जो इंटरनेशनल राजनीतिक व्यवस्था है उसके अंदर जितने भी व्यवहार इंक्लूडेड हैं वो कुछ विशिष्ट हैं और अवर्तनीय मतलब अनचेंजेबल है। द्वितीय मान्यता यह है कि यह व्यवहार समुच्चय पैटर्न का रूप इसलिए धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ आंतरिक संबंध होता है। मतलब एक पैटर्न इसीलिए इस तरीके का डेवलप हो जाता है क्योंकि इन दोनों के बीच में एक घनिष्ठ आंतरिक संबंध होता है। हमने अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में 6 प्रतिमानों की कल्पना की है। शक्ति संतुलन, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था, व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पांचवा है इकाई वीटो व्यवस्था। तो वर्तमान विश्व व्यवस्था में विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों पर निर्भर है। G7 के माध्यम से इनको संगठित किया गया है। पश्चिम यूरोप के राष्ट्रों ने भी यूरोपीय संघ के रूप में दृढ़ एवं सकारात्मक संगठन बना लिया है। इसी प्रकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और उदारवाद को स्वीकार करते हुए अपने राष्ट्रीय हित के रूप में के अनुसार विश्व राजनीति में विभिन्न हितों को बढ़ावा देकर प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन की राजनीति को
प्रोत्साहन देते हैं। अमेरिका की खाड़ी युद्ध में कार्यवाही भी तेल की राजनीति से प्रेरित थी। मतलब अमेरिका ने जो ये गल्फ कंट्रीज में ये लड़ाई की थी, तो वो भी किस लिए थी? क्योंकि उसे ऑयल चाहिए था। अब आता है हमारे पास दो निम्नलिखित पर 250 शब्दों के में संक्षिप्त लेख लिखिए। पहला है नया शीत युग, जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। 1970 का दशक में का तनाव शैथिल्य उस समय समाप्ति की कगार पर पहुंच गया, जो दोनों महाशक्तियों के मध्य आलोचनाओं प्रत्यालोचनाओं एवं शस्त्र प्रतिद्वंद्विता के दौर में तीव्रता आ गई। मतलब ये कोल्ड वॉर था जब 1970 के टाइम पे जो हुआ था, उस समय शस्त्र प्रतिद्वंद्विता के दौर में तेजी आ गई। उसके वजह से क्या हुआ कि 1980 में जो इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नवीन शीत युग प्रारंभ हुआ। इस शीत युग को प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित घटनाओं का मुख्य उत्तरदायित्व रहा। जैसे कि फर्स्ट टाइम जो हिंद महासागर के संबंध में एक मतभेद उभरा, जब अमेरिकन डेलीगेट विल्किंसन ने जो ये यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस का जो ऑर्गेनाइजेशन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी विदेश नीति की बैठक में कहा कि अमेरिका हिंद महासागर में अपने अड्डे रखने तथा अणु आयुध ले जाने वाले युद्धपोत वहां भेजने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखता है। जबकि सोवियत यूनियन के प्रतिनिधि ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सोवियत यूनियन के दक्षिण में सैनिक अड्डे बनाए गए हैं तथा या फौजी शक्ति बढ़ाई गई, तब वह उसके प्रति उदासीनता नहीं बरतेगा। और दूसरा था अफगानिस्तान में रशियन सैनिक जो रूसी सैनिक है उनके हस्तक्षेप के मामले में मतभेद उभरा था। तो दो ये मतभेद, इनकी वजह से क्या हुआ, नया एक शीत युग का चलन हुआ। इन्हीं परिस्थितियों में 1980 में साम्यवादी दल की 26वीं कांग्रेस को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में ब्रेजनेव ने विश्व राजनीति में तनाव कम करने के लिए एक 8 सूत्री फॉर्मूला प्रस्तुत किया, पर यह फॉर्मूला स्वीकार नहीं हुआ। अमेरिकन राष्ट्रपति रीगन ने कहा कि रूस पहले अल सल्वाडोर को हथियार की आपूर्ति बंद कर दे। तो रूसी साम्यवादी दल के प्रवक्ता ने कहा कि रूस उसको कभी शस्त्रास्त्र भेजे ही नहीं। तो ऐसे ही चलते चलते ये सब चीजें होती रही। अमेरिका तथा सोवियत यूनियन में सामरिक संतुलन भी नवशीत युग का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि शस्त्रास्त्रों के मामले में सोवियत यूनियन अमेरिका से आगे चला गया। सोवियत यूनियन के राजदूत रशिया के राजदूत ओलेग ड्रोइंस्की ने अप्रैल 1984 में कहा कि रूस और अमेरिका के संबंध आज सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं। मुझे याद नहीं आता कि ऐसा कोई समय ताजा इतिहास में रहा हो कि दोनों के मध्य इतना अधिक अविश्वास था। इस प्रकार निशस्त्रीकरण की असफलता, पश्चिम एशिया की अशांति, शिखर सम्मेलनों की असफलता, शस्त्र प्रतिद्वंद्विता में वृद्धि, अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में सैन्यीकरण, अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप और महाशक्तियों की पारस्परिक आशंकाएं आदि कारणों में मिलकर शीत युग को पुनः जीवित कर दिया। यह शीत युग पुराने शीत युग से कहीं अधिक भयानक था। अतः शीत युग की भयानकता को अनुभव करते हुए महाशक्तियों ने एक बार पुनः तनाव शैथिल्य की दिशा में प्रयास आरंभ किए। शैथिल्य मतलब स्टॉप करने के तरीका। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से एक नया शीत युग का युग आरंभ हुआ है। शीत युद्ध का युग आरंभ हुआ। दो देशों के बीच में संबंध सुधारने की व्याख्या। तनाव शैथिल्य डेटेंटे मौलिक रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। डिटेंटे ये मौलिक रूप से फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अनुसार हिंदी में अनुवाद तनाव शैथिल्य के रूप में किया जाता है, अर्थात दो राज्यों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति ही तनाव शैथिल्य है। अतः तनाव शैथिल्य का अर्थ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच शीत युद्ध की बजाय सामंजस्य, मतलब दोनों के बीच में इंटरैक्शन और थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज के संबंधों का विकास है। अमेरिका तथा रूस के बीच कमोवेश शस्त्र संतुलन, खासकर परमाणुविक दृष्टि से की स्थिति तनाव शैथिल्य का एक प्रमुख कारण रहा। जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, इसके जो इन दोनों के कंट्रीज के पास है, लेकिन एक शस्त्र संतुलन बनाए रखने के लिए एक तनाव शैथिल्य एक प्रमुख कारण रहा। तनाव शैथिल्य के पीछे रूस की कुछ आर्थिक कमजोरियां थी।
मतलब एक फाइनेंशियल जो वीकनेस थी रशिया की, एक तनाव शैथिल्य का एक रीजन ये भी थी। आर्थिक विकास की दृष्टि से सोवियत साम्यवादी व्यवस्था की जड़ें उतनी अधिक मजबूत नहीं हो पाई जितना इसका कारण था। आर्थिक विकास के लिए जिन तकनीकों की आवश्यकता थी वे साम्यवादी आवरण में जकड़े हुए सोवियत यूनियन के आर्थिक विकास की इस जकड़ को तोड़ना। अब हमारे पास प्रश्न 10, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पर मीडिया का प्रभाव। इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसमें सूचना प्रौद्योगिकी का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। विभिन्न विधियों को ये सम्मिलित करता है, जैसे प्रिंट मीडिया, आकाशवाणी, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि। दूसरी तरफ जो शक्तियां, राज्य की जो शक्तियां कमजोर हो रही हैं और दूसरी तरफ सत्ता व्यक्ति के पास स्थानांतरित हो रही हैं। इन शक्तियों से प्रभावित होकर व्यक्ति एवं समूहों ने राष्ट्र राज्य की अनदेखी करके विश्वव्यापक प्रणाली को विकसित करने की शुरुआत की ओर ध्यान दिया है। सम्मेलन के माध्यम से संसार के विभिन्न भागों में बैठे लोगों को एक दूसरे से साक्षात बात करने का अवसर मिलता है। इसकी वजह से क्या है, दुनिया आज वास्तव में एक वैश्विक गांव में परिवर्तित हो गई है। उससे पार राष्ट्रीय आंदोलनों ने जहां संजातीय समूहों को शक्ति प्रदान करके क्रियाशील किया है, वहीं दूसरी ओर बढ़ती हुई आपसी आत्मनिर्भरता ने अंतरराष्ट्रीय एकीकरण की प्रवृत्ति को भी बढ़ाया है। अब आता है अंतरराज्यीय विस्थापन। अंतरराज्यीय विस्थापन का अभिप्राय राष्ट्रीय सीमाओं के पार के लोगों को के बलपूर्वक आप्रवासन से है, जिन्हें राष्ट्रीय सीमाओं के पार विस्थापित किया जाता है या अंतरराज्यीय रूप से विस्थापित किया जाता है, उन्हें शरणार्थी के रूप में परिभाषित किया गया है। शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे अपना स्थायी घर या निवास छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। बेघर किए गए उन लाखों लोगों के आमतौर पर असहिष्णुता, उत्पीड़न, राजनीतिक हिंसा, सशस्त्र संघर्ष तथा मानव अधिकारों के उल्लंघन से बचाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था, और दूसरी तरफ जो ये फ्रांस, रशिया और जापान तथा दूसरी ओर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी थे। 1921 में लीग ऑफ नेशंस द्वारा फ्रिड्रिश नेल्सन, नॉर्वे के ध्रुव अन्वेषक को रूसी शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त, मतलब जो एक इम्पोर्टेंट ऑफिसर था, उसके रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने क्या किया, जो मैकडोनाल्ड ने उन यहूदी शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए दुनिया भर में आप्रवासन प्रतिबंधों से संघर्ष किया, जो हिटलर के शासनकाल के दौरान नाजियों के उत्पीड़न के कारण भाग गए थे। तो 1950-51 में शरणार्थी सुरक्षा संक्रांति काल सिद्ध हुआ, और इसमें क्या हुआ, उन शरणार्थियों की सुरक्षा और सहायता के लिए जो ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त का औपचारिक गठन किया गया था। जनवरी 1951 से पहले यूरोप में घटित घटनाओं का शिकार था, अपने मूल देश से बाहर था, क्योंकि उत्पीड़न के भय के कारण। If you want to download the PDF of this assignment, you can visit ignowala.com, and to get reference book for this subject, please visit Neeraj Books, www.neerajbooks.com, where you can get up to 50% plus 10% special discount offer on all Neeraj IGNOU books. For more updates and information related to IGNOU, please subscribe and also comment below if you have any feedback and which assignment do you want to see next. Thank you for watching.